हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए आपके एनडीए के एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए में जो केमिस्ट्री है आपकी बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही शानदार लेवल की पूछी जाती है। अगर हम एनडीए की केमिस्ट्री की बात करें तो आप 60 प्लस मार्क्स इजिली गेन कर सकते हो पेपर 2 में। ठीक है, तो अगर हम एनडीए के पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका जो जीएटी का सेक्शन होता है, पेपर 2 आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है रिटन एग्जाम का, जो कि 600 मार्क्स का होता है। इसमें आउट ऑफ 600 100 मार्क्स की आपकी फिजिक्स होती है, जो हम इसी क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, और 60 प्लस मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री होती है। अब ये जो 160 मार्क्स है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लास आपकी बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, रात को 9 बजे वाली क्लास, जिसमें हम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अभी हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो जितने भी आपके केमिस्ट्री में पूछे गए हैं और जितने भी आपके फिजिक्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के ये 19 सेट हो चुके हैं, है ना, करीब 18-19 सेट हो चुके हैं। तो जितने भी हम आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज और आर करेक्ट। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हाइड्रोजन से रिलेटेड गिवन है। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट गिवन है। 3 स्टेटमेंट हाइड्रोजन से रिलेटेड गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, एक सही है या फिर सारे सही है, या फिर इनमें से कोई 2 सही है। तो एक बार जल्दी से पढ़ेंगे सभी। यहां पर आप सभी लोग जल्दी से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 में गिवन है हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप ऑफ विच फ्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें गाइस, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। तो ये जो आइसोटोप है 1H1, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, और ये 1H2 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं, और 1H3 को हम ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, हम ट्राइटियम कहते हैं। तो 1H1, 1H2, 1H3 ये सब आइसोटोप हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटियम पाया जाता है 99%। 99% हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप पाया जाता है, जिसको प्रोटियम कहते हैं। तो जो स्टेटमेंट 1 है एकदम ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्यूशन बन रहा होगा तो H प्लस आयन क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन में। H प्लस आयन, जिनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, H प्लस आयन को हम क्या कहते हैं गाइस, प्रोटॉन कहते हैं। तो जो प्रोटॉन है, H प्लस आयन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। डाई हाइड्रोजन H2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम डाई हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना डाई हाइड्रोजन के बारे में, ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक। इसके बारे में आप नोट कर लो। जो डाई हाइड्रोजन है यानी कि H2, ये आपकी कलरलेस होती है, कलरलेस। ठीक है, ये आपकी टेस्टलेस होती है, अगर हम टेस्टलेस की बात करें, और दुर्गंध भी नहीं होती इसमें, मतलब ये ओडरलेस भी होती है, ओडरलेस। और ये क्या होती है, हाईली फ्लेमेबल। इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन टॉक्सिक है। ये कैसी है, नॉन टॉक्सिक। इसको आप लिख सकते हो कि ये नॉन टॉक्सिक भी होती है, नॉन टॉक्सिक। और ये कंबंसिबल क्या है, डायाटॉमिक गैस, डायाटॉमिक गैस। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये डायाटॉमिक गैस है, कंबंशिबल डायाटॉमिक गैस है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, ये अपचायक की तरह भी काम करती है। तो इतने पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन था वो गिवन था हाइड्रोजन के आइसोटोप से रिलेटेड, और सेकंड ऑप्शन गिवन है हाइड्रोजन के H प्लस आयन से रिलेटेड, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट गिवन है जो डाई हाइड्रोजन H2 होती है, यानी डायाटॉमिक गैस, ये एक्ट करती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। तो ए स्टेटमेंट, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है राम कुमार, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लियर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम प्रॉपर टाइम लेते हैं चीजों को समझाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कल भी थोड़ा लेंदी था, जिसको हमने प्रॉपर आपको समझाया। तो आज के इस सेट में भी ये वाला क्वेश्चन लेंदी था, मतलब 3 सेट थे, इसमें 3 स्टेटमेंट थे, जिसको आपको बताना था कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। यहाँ पे आपसे कहा गया हिंदी में, आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो एक बार हिंदी में देख ले। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिनमें प्रोटियम सबसे सामान्य है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन आयन H प्लस विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। बिल्कुल सही है। डाई हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रेफाइट दिख रहा है ना, ये सॉरी ये फुलरीन है, ये क्या है, फुलरीन आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो फुलरीन है ये एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, ये आपको फुलरीन दिख रहा है, ये कार्बन का अपर रूप है, एक कार्बन का एलोट्रोप है। आपसे पूछा है कि फुलरीन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा कौन सा करेक्ट है, बताइए। फुलरीन हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, क्या ये बिल्कुल सही बात है? अगर हम फुलरीन की बात करें तो कम से कम इसमें 60, ये वाला जो C60, इसमें 60 कार्बन के एटम यूज होते हैं, तब आपका फुलरीन बनता है जाके। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना, ए ऑप्शन में जो आपका गिवन है ये गलत है। फुलरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, मतलब इसका ये है कि ये एक पिंजड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें, जो हमारे पीछे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बार देखिए, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फुलरीन का स्ट्रक्चर है, जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है फुलरीन का, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अगर हम डायमंड सी की बात करें तो सी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या एकदम ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है मेरे भाई, ग्रेफाइट होता है मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड, स्लिपरी तो होता है ग्रेफाइट, स्लिपरी तो होता है, लेकिन हार्ड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो ग्रेफाइट है स्लिपरी नेचर का होता है और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये हार्ड नहीं होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, सी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, ए ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मतलब जो फुलरीन है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए, तो यहां पे हिंदी में देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फुलरीन पंजर सदृश अणु है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम का उपयोग किसमें किया जाता है? मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स टू मेक ए ब्राइट व्हाइट लाइट, आतिशबाजी में एक चमकदार सफेद रोशनी प्राप्त करने के लिए। हमने बचपन से पढ़ा है मैग्नीशियम के बारे में। अगर हम मैग्नीशियम की गाइस बात करें, मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अगर हम इसकी मैग्नीशियम की बात करें तो ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ये, और ये आपका क्लोरोफिल में भी पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल में आपको मिलेगा। क्लोरोफिल में अगर इसकी कमी हो जाए ना मैग्नीशियम की, तो जो हरी पत्तियां हैं वो येलो येलो हो जाती है, उसमें येलो कलर के डार्क सर्किल हो जाते हैं, ठीक है, येलो कलर के डेड स्पॉट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होती है, धातु होती है। अब ये जो मैग्नीशियम है जब ये जलती है तो ये व्हाइट लॉ के साथ, मतलब सफेद रोशनी के साथ जलती है, सफेद, ठीक है, श्वेत रोशनी के साथ जलती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फायरवर्क्स टू मेक ए ब्राइट व्हाइट लाइट, मतलब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स टू मेक ए ब्राइट व्हाइट लाइट, मतलब जो मैग्नीशियम का उपयोग है आतिशबाजी में एक चमकदार सफेद रोशनी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन को हम गाइस टिक कर देंगे। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर छुपा हुआ है, उसको भी आप देख लो कि डी ऑप्शन में क्या गिवन था। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मैग्नीशियम का यूज क्या हम वाटर को प्यूरिफाई करने में करते हैं? नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। आंसर करेंगे, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में गिवन है आपकी वाटर वेपर, ऑप्शन बी में गिवन है मीथेन, ऑप्शन सी में गिवन है ओजोन और ऑप्शन डी में गिवन है नाइट्रोजन। तो वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन और नाइट्रोजन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। वो गैसें जो यूवी रेस को, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से, है ना, तो सन से हमारी अर्थ पर बहुत सारी यूवी रेस पड़ती हैं, बहुत सारे रेडिएशंस पड़ते हैं। वो रेडिएशंस कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दिन के टाइम में एब्जॉर्ब होते हैं तो शाम तक वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्ट जब होते हैं तो आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो उस पूरे माहौल को गर्म रखते हैं, मतलब वो स्केप नहीं करने देती हैं रेडिएशंस को, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, हर साल पूरे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखना कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
उनमें से आपकी वाटर वेपर्स आते हैं, जितनी भी वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स जो होती हैं वो ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती हैं। मीथेन गैस आती है, ये भी ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ओजोन भी ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सब क्या करती हैं, सूरज से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, सूरज से आने वाली रेडिएशंस को एस्केप नहीं करने देती है, जिसकी वजह से पूरी अर्थ गर्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो याद रखेंगे वाटर वेपर्स, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब क्या है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। करीब 78% नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, 78%। और सेकेंड नंबर पे आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और थर्ड नंबर पे आपको पता है कि आर्गन गैस पाई जाती है, जो जिसकी परसेंटेज 0.93% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चार गैसों का 99.9% मिक्सचर होता है। ठीक है, तो एयर हम कह देते हैं कि हमारी मिक्सचर है, एक मिश्रण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आंसर करेंगे। नाइट्रोजन एक डाया एटॉमिक गैस है। क्या है, डाया एटॉमिक गैस है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 14U होता है, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो दैट इज द टेम्परेचर बिलो विच इज नॉट अचीवेबल इज अबाउट। इसका मतलब है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। मतलब सबसे न्यूनतम टेम्परेचर पूछा है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर पूछा है। तो जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो वही आपसे पूछा है, बताइए क्या आंसर आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, -273 केल्विन, या -273.15 डिग्री सेल्सियस, या -300 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई कीजिए। और इसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम हिंदी में परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप, यानी इसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बताइए क्या आंसर आ जाएगा, एक बार सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप किसको कहते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कई स्टूडेंट कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, कई स्टूडेंट कहेंगे सर -273 केल्विन को बोलते हैं। तो आपको सिर्फ एक में याद रखना है, क्या, केल्विन। जो 0 केल्विन है इसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये केल्विन में गिवन है। इसको हम डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही निकल के आता है आपका डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये वाला टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे कोई टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है। मतलब इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं माना जाता, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा माना जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम परम शून्य ताप या फिर जीरो केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो जीरो केल्विन को ही हम क्या कहते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूज कर देता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन आंसर करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बढ़िया हाल है, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसे है। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, एक बार ध्यान से देखें क्या रिएक्शन गिवन है। मीथेन गैस को वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर गैस के साथ। ये मीथेन गैस है जिसको हम भाप के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस की रिएक्शन भाप से करवा रही है। ये स्टीम है, इस H2O गैस लिखा है ना ब्रैकेट में, तो इसको हम बोलते हैं स्टीम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीम, भाप। इसको हम बोलेंगे भाप। जब आप मीथेन गैस की भाप से रिएक्शन करवाओगे, यानी 1270 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और
हाइड्रोजन गैस का आपको मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का आपको मिक्सचर मिलेगा। तो आपसे पूछा है ये मिक्सचर क्या कहलाता है, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर क्या कहलाएगा? नेचुरल गैस कहलाएगा, वाटर गैस कहलाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा, या इंडस्ट्रियल गैस कहलाएगा? तो आपने क्वेश्चन तो समझ लिया। क्वेश्चन में क्या बोला? मीथेन गैस जो है वो वाटर गैस से रिएक्शन कर, सॉरी, मीथेन गैस भाप से रिएक्शन कर रही है। तो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का और हाइड्रोजन गैस का। इसको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं इसको? तो यहां पर अगर हम गाइस बात करें, इसको वाटर गैस कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाप अंगार गैस। इसको भाप अंगार गैस भी बोलते हैं और इसको वाटर गैस बोलते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर होती है। कौन? भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस। ठीक है, इसको हिंदी में आप यहां देख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया पर जब आप विचार करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया है, जरा करते हैं विचार। ये मीथेन है। मीथेन गैस की रिएक्शन हमने स्टीम से करवा दी, यानी भाप से करवा दी 1270 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको मिश्रण मिलेगा किसका किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण मिलेगा। तो इस मिश्रण को हम भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को? चलो मैं वापस आता हूं। तो यहां पर मैं गायब हो जाता हूं बीच बीच में, इसलिए गायब होता हूं ताकि आपको कंप्लीट कंटेंट दिखे, कहीं भी एक भी कंटेंट ना छिपे, जिससे आपको पढ़ने में या क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, बताइए। तो ये जो मेरे पीछे ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये एक जिप्सम का है। यहां पर देखिए आपको ये जिप्सम दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, CaSO4 2 वाटर के मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज जिप्सम। अब जिप्सम को हम सीमेंट में मिलाते हैं। बताइए सीमेंट में क्यों मिलाते हैं? जिप्सम का यूज हम सीमेंट में करते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि सीमेंट को हमने खोला, उसका हमने पेस्ट बनाया, सीमेंट को सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, सीमेंट के अंदर मोरम मिलाई, गिट्टी मिलाई, तो 1 घंटे तक उसको हमें यूज करना होता है ना। उसका हम यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं ईंटें जोड़ने में, दीवार बनाने में, एटसेट्रा। तो अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं होगा तो वो जो सीमेंट है वो जल्दी हार्ड हो जाएगी। जैसे उसमें पानी मिक्स होगा वो जल्दी हार्ड हो जाएगी, जल्दी कठोर हो जाएगी, जल्दी सूख जाएगी। तो जो सीमेंट अगर जल्दी कठोर हो गई, जल्दी हार्ड हो गई, तो आप उस सीमेंट का यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सफिशिएंट मतलब समय मिल जाए, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि आपने सीमेंट निकाली और उसमें पानी मिलाया और वो जो मिक्सचर बना, उस उतना आपको टाइम मिल जाए कि आप उस मिक्सचर का यूज कर सको दीवार बनाने में या फिर जहां पे भी आप यूज करना चाह रहे हो, उस उतना टाइम मिल जाए। ये करीब टाइम होता है 45 मिनट। 45 मिनट या 40 मिनट का ये टाइम होता है, जिसमें वो जो सीमेंट है वो जमना स्टार्ट कर देगी, वो हार्ड होना स्टार्ट कर देगी। तो उस जो स्लो डाउन का टाइम है ना, वो कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? इसमें जिप्सम मिला देते हैं सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो रिड्यूस द सेटिंग टाइम, और उसको हम बोलते हैं सेटिंग टाइम, उसी को सेटिंग टाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, स्टमक के लिए जिप्सम यूज करोगे। चलो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अमोनिया, यहां पर अमोनिया गिवन है। अमोनिया दैट इज NH3 obtained from different sources always has same proportion of nitrogen and hydrogen, it validates the law of। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बताइए कितने लॉज हम लोग पढ़ते हैं। एक तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो टॉप क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो सबसे पहला जो होता है ना रासायनिक संयोजन का नियम, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो होता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है,
और इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। डेफिनेट और कांस्टेंट एक ही बात हो गई, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दो या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल दीजिए। इसे हम हिंदी में कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। और तीसरा जो होता है वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। अब इसका मतलब क्या है, देखो जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बाय मास। इसका मतलब यह है कि जैसे हम वाटर की बात करें, किसकी गाइस बात करें, वाटर की। आपने वाटर देखा होगा, तो वाटर में हमेशा जो वाटर का मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे आप। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में चाहे जौन सा भी वाटर का मॉलिक्यूल हो, चाहे कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो, लेकिन जब आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा बाय मास, यानी मास का जो रेशियो मिलेगा वो 1:8 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम 9 ग्राम क्या ले लें, वाटर ले लें, 9 ग्राम हमने वाटर ले लिया, तो इसमें से 1 ग्राम आपकी हाइड्रोजन होगी और इसमें से 8 ग्राम आपकी ऑक्सीजन होगी। ये बात समझ आ गई। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से आपने देखा होगा हाइड्रोजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब आप देखोगे कार्बन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 3:8 निकल के आता है। क्या, 3:8, 3:8 होता है। इसका मतलब है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा वो 3:8 मिलेगा। इसका मतलब ये कि अगर 18 ग्राम आपके 11 ग्राम यानी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 3 ग्राम आपको कार्बन होगी और 8 ग्राम उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ रही है। अगर आपने 22 ग्राम क्या ले लिया, 22 ग्राम कार्बन ले लिया, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, मान लो 22 ग्राम आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 3:8। इसका मतलब 6 ग्राम क्या होगी, इसके अंदर कार्बन होगी और इसके अंदर 16 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो अब इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो 3:8 ही निकल के आएगा। चेक कर लीजिए, ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। मान लीजिए वाटर आपने लिया, वाटर को हम यहां पर ले लेते हैं 18 ग्राम, 18 ग्राम हमने वाटर लिया। अब इस 18 ग्राम वाटर में अगर आप देखोगे तो 2 ग्राम क्या होगा, 2 ग्राम इसमें हाइड्रोजन होगी और अगर आप देखोगे तो 16 ग्राम इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम इसमें ऑक्सीजन होगी। समझ आ गया। तो जब 2 ग्राम और 16 ग्राम इसका रेशियो निकालोगे तो 1:8 ही निकल के आएगा। बताइए आपको ये बात समझ आ गई अच्छे से। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अमोनिया में अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अमोनिया की, तो अमोनिया की गाइस बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 14:3 होता है, 14:3 याद रखेंगे, ठीक है। इस रेशियो में अमोनिया बनती है, तो ये कहलाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप हिंदी में देख लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव समान रहता है, इससे किस नियम की पुष्टि होती है। तो भैया स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। किसकी, स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन है, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड एक एसिड की तरह बिहेव करता है, एक एसिड होता है, ऐसा क्यों, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और इन 4 ऑप्शन को पहचानना है कि ऐसा क्यों। बोरिक एसिड आपको ऐसा दिखाई पड़ता है, ये जो आपको पाउडर दिख रहा है ना, ये जो आपको पाउडर दिख रहा है, ये इस प्रकार से आपको बोरिक एसिड दिखाई पड़ता है। और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3 और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं BOH का होल थ्राइस। ये होता है बोरिक एसिड, BOH का होल थ्राइस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं, BOH का होल थ्राइस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं H3BO3, ठीक है, H3BO3।
चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो पाउडर गिवन है ये बोरिक एसिड है, और आपको पता है बोरिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं बोरिक एसिड को। एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड को गाइस हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। बोरिक एसिड को हम गाइस एंटी फंगल की तरह यूज करते हैं, एंटी फंगल, है ना। और बोरिक एसिड को हम एंटीवायरल की तरह यूज करते हैं, एंटीवायरल की तरह यूज करते हैं। मतलब ये एंटीवायरल की तरह यूज कर सकते हैं हम इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम एंटी फंगल की तरह यूज करते हैं। मतलब ये एक तरीके से ना सेप्टिक होने से बचाता है बोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि हम बोरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बोरिक एसिड एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है, ये बोरिक एसिड जो है वो एसिड क्यों है, ठीक है। तो इसका अभी हम बताएंगे। तो पहले आप इतना पॉइंट नोट करो, H3BO3, या इसको हम लिखते हैं BOH का होल थ्राइस। अब होता क्या है कि जो बोरिक एसिड है ये पानी के साथ जब रिएक्शन करता है, बोरिक एसिड यानी BOH का होल थ्राइस, ये जब गाइस पानी के साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो होता क्या है कि ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। ये OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करके ये बना देगा BOH का होल 4, ये बना देगा BOH का होल 4, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव आयन, और साथ साथ में हाइड्रोनियम आयन निकाल देगा H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये रिलीज करेगा प्रोटॉन को। बोरिक एसिड किसको रिलीज करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोटॉन को रिलीज करेगा, दैट इज H+ आयन को रिलीज करेगा। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ आयन। तो जो बोरिक एसिड जब पानी से रिएक्शन करेगा तो ये H+ आयन को रिलीज करेगा, यानी प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और जो प्रोटॉन है वो पानी से रिएक्ट करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और आपको पता है कि अगर हाइड्रोनियम आयन की संख्या इंक्रीज कर जाए तो मतलब एसिड हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं उसमें H+ आयन की संख्या ज्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें हाइड्रोनियम आयन की संख्या ज्यादा होती है, और हाइड्रोनियम यहाँ पर क्या है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको सही सही दिख रहा है, ये OH नेगेटिव आयन वाटर से रिएक्ट करेगा और प्रोटॉन को रिलीज करेगा। इसका अणु जल निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन से OH नेगेटिव लेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे वो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और हाइड्रोनियम आयन आपको पता ही है, हाइड्रोनियम आयन से आपका जो एसिड बिहेवियर है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। चलिए तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ पे फिर से हम दिखा दे रहे हैं कि आपका ये जो होता है BOH का होल थ्राइस, ये है आपका क्या, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला। और जैसे आप इसमें वाटर में इसको डालोगे तो वाटर से ये क्या ले लेगा, OH नेगेटिव आयन, तो ये बना देगा BOH का होल थ्राइस, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अब आपको पता है ये हाइड्रोनियम जो आयन है इसी की वजह से एसिडिक बिहेवियर आ जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए कि गलत क्यों है, ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, ठीक है, बहुत अच्छे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्लिक करोगे आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, सिंपल क्वेश्चन, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बताइए, सिरका का मुख्य घटक क्या है, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी गिवन है। आप अगर स्ट्रक्चर को पहचान पाओ तो एक बार देखिए जरा, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी गाइस गिवन है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर गिवन है। सिरका का मुख्य घटक क्या है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, ए ऑप्शन में गिवन है एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन में गिवन है एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन में गिवन है सिट्रिक एसिड, और डी ऑप्शन में गिवन है टार्ट्रिक एसिड। बताइए भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। सी ऑप्शन दे रहे हैं कई लोग, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चलो बताते हैं, जबकि यहाँ पे आपको हिंट दे दी है। मैंने अपने आप को गायब क्यों किया, मैंने अपने आप को गायब किया जिससे कि आप ये हिंट देख सको, है ना, लेकिन आपने हिंट नहीं देखी। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर दैट इज सिरका, जिसका यूज करते हैं हम कहाँ पे, विनेगर का यूज कहाँ करते हैं, अचार बनाने में, अचार बनाने में करते हैं विनेगर का यूज, है ना, पिकल में यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिरके की बात करें तो एसिटिक एसिड मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं,
एसिटिक एसिड को गाइस हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं। एसिटिक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखो, CH3COOH। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। इसकी 5 से 8% ये लिक्विड होता है। ये क्या होता है गाइस? लिक्विड होता है। जो एसिटिक एसिड है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, एकदम व्हाइट कलर, कलरलेस है, एकदम व्हाइट कलर, लिक्विड है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा 5 से 8%। बाकी का आप मिला दो, क्या बचा कितना? 92 से लेकर 95% आप वाटर मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? वाटर मिला दीजिए। तो ये जो मिक्सचर बनेगा ना, यही सिरका होता है। आपने एसिटिक एसिड लिया 5 to 8%, बाकी 90 to 95% आपने वाटर लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बन जाएगा सिरका, जिसे हम विनेगर कहेंगे। और उसका यूज हम क्या कहां पर करते हैं? पिकल में करते हैं, चाउमीन में करते हैं, एटसेट्रा। चाइनीज जो व्यंजन है उसको बनाने में ज्यादातर सिरका का यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। अब यहां से एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो ये कि जो विनेगर है, सिरका, ये एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। क्या है ये? एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये जो विनेगर है ये क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये अलग से याद रखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है? लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड और पानी है एक समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया आपका भाई ए ऑप्शन। ए ऑप्शन तो आपका राइट आंसर हो गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की। अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, सिट्रिक एसिड की बात करें, टार्ट्रिक एसिड की बात करें, तो टार्ट्रिक एसिड आपको टैमरिंड में मिल जाएगा, ग्रेप्स में मिल जाएगा। सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन द डार्क ड्यू टू। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो अंधेरे में चमकता है, ऐसा क्यों? बताइए क्या आंसर आएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण चमकता है? व्हाइट फास्फोरस क्यों चमकता है बताइए? एमॉर्फस करैक्टर की वजह से, स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से, हाई इग्निशन टेम्परेचर की वजह से, गुड कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या आंसर आएगा? एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम दो टाइप के फास्फोरस पढ़ते हैं। जो फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एक तो होता है आपका रेड फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस। ठीक है, ये जो रेड फास्फोरस है ना, ये स्टेबल होता है। रेड फास्फोरस की बात करें तो ये स्टेबल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्ट्रक्चर P4 होता है। ठीक है, ये रेड फास्फोरस है। ठीक है, और इसका यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा माचिस की तीली में जो मसाला लगा होता है, मैच स्टिक में जो मसाला लगा होता है, ये इस तरीके की मैच स्टिक होती है, ये इस तरीके से माचिस की तीली होती है, और ये जो मसाला लगा होता है, ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं, और यहां पर रेड फास्फोरस हो गया। रेड फास्फोरस के अलावा आपका दूसरा होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, अब जो व्हाइट फास्फोरस है ना, ये होता है हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल और हाई रिएक्टिव। इसको आप ऐसे लिख लो, हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल और हाई रिएक्टिव होने का क्या मतलब है? हाई रिएक्टिव और लेस स्टेबल होने का मतलब है, अगर आप इसको हवा में छोड़ दोगे, आप इसको हवा में रखो, तो ये स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होगा, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये क्या करेगा? कंबंशन करेगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे जलेगा। तो ये ग्लो करता है। ये क्या करता है? डार्क में ग्लो करेगा। और डार्क में जब ये ग्लो करेगा तो इस प्रॉपर्टी को फास्फोरसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोरसेंस कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए भाई? आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए, स्लो ऑक्सीडेशन। धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये क्या करेगा? जलेगा, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में, हाईली रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। इसको हम पानी में रखते हैं, इसको हम नॉर्मल खुले में नहीं छोड़ते हैं। अगर खुले में आपने छोड़ दिया तो हवा से रिएक्ट करके स्लोली स्लोली ये वर्न करेगा, जलेगा। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, ग्रेफाइट इज ए मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
पता है हमें, जो ग्रेफाइट है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, तो ऐसा किसकी वजह से होता है? हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर क्या, इन चार ऑप्शन में से आपको रिप्लाई करना है, बताइए। एक बार ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चाहे डायमंड की बात कर लो, ग्रेफाइट की बात कर लो, ग्रेफिन की बात कर लो, फुल्लीन की बात कर लो, फुलरीन, नैनो ट्यूब्स की बात कर लो, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट एलोटोप है कार्बन के। मैंने क्या बताया, एक तो ग्रेफाइट हो गया, एक आपका सॉरी गाइस, एक तो ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और एक डायमंड हो गया, एक ग्रेफिन हो गया, एक नैनो ट्यूब हो गया और एक फुलरीन हो गया। तो कार्बन नैनो ट्यूब, फुलरीन, ग्रेफिन, कार्बन ग्रेफाइट और आपका डायमंड, ये 5 जो कार्बन के एलोट्रोप है, इन सबकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। यहां से क्वेश्चन आप मान के चलो 100% पूछा जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके कार्बन के एटम के पास, ठीक है। क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इट अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 नीबरिंग कार्बन एटम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे एटम्स के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डीलोकलाइज्ड, और उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, हिंदी में आप देख सकते हैं, हीरे की अपेक्षा ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। यह इस तथ्य के कारण कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण से गुजरता है और 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा आबंध बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज आपको अगर पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आप ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट नहीं, कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट। इस वाले क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट गिवन है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और आपको पहचानना है कि वो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो एकदम करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट हैं जो गलत है। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज है। 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो मैं अपने आप को गायब करने जा रहा हूं। चलिए आंसर बताइए, जल्दी एक बार आंसर करेंगे। ए स्टेटमेंट में क्या गिवन है? ए स्टेटमेंट में अगर हम गाइस बात करें तो ए स्टेटमेंट में आपका गिवन है, इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कैथोड रे का घटक है। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। क्या इसमें कोई परेशानी किसी को? इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कैथोड रे का घटक, मतलब कैथोड रे को ही तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है ना, इलेक्ट्रॉन का बीम, इसी से तो कैथोड रे बनती है। इलेक्ट्रॉन के बीम से ही मेरे भाई कैथोड रे बनती है। और ये कहां पे पता चलेगा? जो हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का बीम है उसी को हम कैथोड रे कहते हैं। तो मतलब ये जो ए स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। जरा बी स्टेटमेंट को पढ़िए, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये नेगेटिवली सब एटॉमिक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मतलब हमें 2 स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट मिल गए। सी स्टेटमेंट देखेंगे, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। बिल्कुल ही गलत दे दिया ये, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मास की गाइस अगर हम बात करें तो वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम देखते हैं तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रोक्सीमेट 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से होता है ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तो यहां पर मैं वापस आता हूं थोड़ा समझाने के लिए।
जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये स्टेटमेंट गलत दे दिया, क्योंकि इन्होंने सी स्टेटमेंट में बोला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, तो भैया गलत है। डी स्टेटमेंट में देखिए, डी स्टेटमेंट में यहां देखेंगे, डी में गिवन है इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी गलत बोल दिया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो दोनों जगह इस पर फोर्स लगेगा, दोनों जगह फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इस पर चार्ज है, और चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पर फोर्स लगता है। इस पर क्या लगता है? चार्ज पर फोर्स लगता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होगा। तो इन्होंने ऑप्शन डी में क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है, बट नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत बोल दिया। जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलो वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई, वहां से रिलेटेड आपके जो चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट गिवन थे, पहचान लिए कौन कौन से सही है। जो कैथोड रे होती है वो सब इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन, ए स्टेटमेंट करेक्ट था। बी स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट था क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सी स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता है। डी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दोनों जगह उस पर फोर्स लगता है, मतलब दोनों जगह डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, दैट इज ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ रहे भाई, लो हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के गुण कौन से हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड रे का घटक है, बिल्कुल सही है, कैथोड किरण का। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, गलत है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र तथा द्वारा विक्षेपित होता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं, ये भी गलत है। तो यहां पे इसका मतलब आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चले, देखा कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कितने सिंपल आते हैं। मतलब ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर एक भी प्रॉपर्टी गलत, एक भी प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी तो गलत आंसर कर दोगे, यही है इसकी खूबसूरती। चले, तो यहां पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। टू वेल्ड मेटल टुगेदर हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, सच ए हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, बताइए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़े, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए। धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए, मतलब धातुओं को, मान लो दो धातुएं हैं जिनको हमें जोड़ना है, उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ताकि देखो ऐसे, मान लो हमारे पास ये एक रॉड है मेटल की, मान लीजिए हमारे पास ये एक दूसरी रॉड है मेटल की, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मटेरियल मेटल ले लेंगे। अब इस मेटल को हमें पिघलाना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको पिघला लेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम इस मेल्टिंग वाले, मेल्ट करते हुए इसको यहां पर डाल देंगे। जब इसको यहां डाल देंगे फिर थोड़ी देर बाद इसे सुखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, दोनों मेटल जुड़ जाएगी। तो बात ये आ रही है कि अब हम इसको मेल्ट कैसे करेंगे, ये जो मेटल है इसको मेल्ट कैसे करेंगे। इसके लिए तो हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एसिटिलीन गैस, जिसको हम बोलते हैं C2H2, और यूज करते हैं ऑक्सीजन। इन दोनों के मिक्सचर से कम 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट किया जा सकता है। 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट हो जाता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को जलाने से। तो फिर जैसे ही ये टेम्परेचर डेवलप होगा तो ये हम पहले इसको, एक मेटल को हम पिघला लेंगे और फिर उस मेटल को, पिघले हुए मेटल को दोनों मेटल के बीच में डाल देंगे।
तो ये दोनों मेटल जुड़ जाएंगे, इसे बोलते हैं गैस वेल्डिंग। इसको क्या कहा जाता है? गैस वेल्डिंग कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया। हमने क्या बोला कि हमें दो मेटल को जोड़ना है, तो दो मेटल को जोड़ना कहलाता है गैस वेल्डिंग। अब उन दो मेटल को कैसे जोड़ोगे? हमें एक और मेटल चाहिए जो पिघली अवस्था में हो, मेल्ट फॉर्म में हो, मेल्टिंग फॉर्म में हो, मॉल्टन फॉर्म में हो। उस मॉल्टन फॉर्म वाली हम मेटल को इन दोनों मेटल के बीच में डाल देंगे, वो दोनों मेटल अपने आप जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के लिए आपको एसिटिलीन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। इन दोनों के मिक्सचर को जब जलाते हैं तो हाई फ्लेम निकलती है, हाई टेम्परेचर की फ्लेम, और उससे हम पिघला लेते हैं पहले मेटल को, फिर हम गैस वेल्डिंग की तरह इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट और आपको समझाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग की दुकान पर, गैस वेल्डिंग की दुकान के बाहर एक सिलेंडर रखा रहता है जो चूने के ऊपर रखा रहता है, उसी में भरी होती है C2H2 एसिटिलीन गैस, और एसिटिलीन गैस बाहर निकलती है तो वो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हवा में है, तो हवा में ऑक्सीजन मिल जाएगी, मिक्स होकर जलती है वो अपने आप। ठीक है, याद रखिएगा। एक काम और करता है एसिटिलीन गैस, ये कच्चे फलों को पकाने का काम करती है। जो एसिटिलीन गैस है C2H2, ये जो कच्चे फल होते हैं ना, ये फ्रूट्स को राइप करने में मदद करती है। जितने भी फ्रूट्स हैं इनको राइप करने में, इनको पकाने में भी मदद करती है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हम आंसर कर देंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल द राइट आंसर। बहुत अच्छे, सभी को अच्छे समझ आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज। भाई ये क्वेश्चन एनडीए 2015 का है, एनडीए 2015, ये 2015 एनडीए में पूछा गया था कि सिंबल है टंगस्टन का क्या, बताइए। सिंबल है टंगस्टन का क्या, बताइए क्या सिंबल होगा इसका। जैसे हमने आपको बताया है कई बार कि जो सोडियम का सिंबल है वो Na है। सोडियम का सिंबल Na कहां से लिया गया है? नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है, जैसे हम पोटेशियम के सिंबल की बात करें K होता है, K जो लिया गया है ये कैलियम से लिया गया है, कैलियम से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चांदी की बात करें जिसका सिंबल Ag होता है, ये लिया गया अर्जेंटम से। कहां से लिया गया? अर्जेंटम से। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल लिए गए। तो जो टंगस्टन धातु है, टंगस्टन का सिंबल W, इसे वोल्फ्रम से लिया गया। कहां से? वोल्फ्रम वर्ड से इसका सिंबल लिया गया। और इसका टंगस्टन धातु जो होती है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट गाइस होता है 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग, ऑलमोस्ट। और ये जो 3422 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए तब टंगस्टन पिघलेगा। तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते थे। कहाँ यूज करते थे गाइस? इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब तो बल्ब यूज भी नहीं होते हैं, अब तो कोई जलाता भी नहीं है बल्ब, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी इसमें, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता था इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करके, है ना। क्लियर हो गया? हेलो एवरीवन, ज्योतिष कुमार हेलो। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? W विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यार बड़े जानदार होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहचानिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए हमें चारों ऑप्शन बहुत दिल लगाकर पढ़ने होते हैं, ठीक है। एनडीए की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बताइए, बता दो भाई एनडीए की फुल फॉर्म। तो यहां पे आपका आंसर क्या करोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट या रॉन्ग है? एक एक करके पढ़ते हैं। बी ऑप्शन देखिए, जे थॉमसन, यहाँ पे एक जे और होगा। जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन। J.J. Thomson suggested that the nucleus of an atom contains proton. C option में given है, the atomic number of an element is the same as the number of proton in the nucleus of its atom. बताओ भैया क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या आंसर आएगा? तो एक एक करके देखते हैं भाई, एक एक करके देखते हैं। हमें तो सही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पता चल गया है कि कौन सा होगा, लेकिन फिर भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, बताइए क्यों गलत है?
रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। जे थॉमसन, अगर हम जे थॉमसन की बात करें तो जे थॉमसन ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें इन्होंने ये कहा था, जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल में अपने ये कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इन्होंने कहीं भी प्रोटॉन की नाम नहीं लिया। इन्होंने कहीं भी प्रोटॉन का नाम लिया था क्या? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या ऐसा बोला कि जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन? क्या ऐसा कभी जे थॉमसन ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं? बताइए। जे थॉमसन ने ऐसा कभी नहीं बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो इनका ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है। सी स्टेटमेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही होता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसी भी एलिमेंट के एटम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और यहां पर डी स्टेटमेंट और एक बार देख लेते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया। क्योंकि जो मास नंबर है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो मास नंबर है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन की संख्या होती है, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उन दोनों को मिला दो तब आपको मास नंबर मिलेगा। ठीक है। तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए और बी स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? सी स्टेटमेंट। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, सभी को अच्छे समझ आ गया कि नहीं? अब यहां पे हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें, भैया सबका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, बायलिंगुअल। तो यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। गलत है ये। थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है। गलत बोला इन्होंने। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इसके कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। गलत। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? गलत वाला फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स। हेलो एवरीवन, हेलो। तो यहां पे आपको फॉल्स ढूंढना है। बताइए। एप्लीकेशन ऑफ लाइम मेक्स द सॉइल एसिडिक। अगर हम मिट्टी में सॉइल के अंदर क्या लाइम मिला दे तो क्या वो एसिडिक बना देता है या फिर एसिड को कम करता है? बताइए। सी ऑप्शन दे दिया आपने आंसर इतनी जल्दी। लाइम को मिलाते हैं अगर हम, तो इसमें स्टेटमेंट फॉल्स वाला पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। चलो एक एक करके देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? है ना, नॉट करेक्ट का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें आंसर करना है कि इनमें से कौन फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग से चलो लास्ट से शुरू करते हैं, डी से। एरिड क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एल्कलाइन सॉइल। एरिड का मतलब समझते हो क्या होता है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का मतलब जहां पे बहुत कम बरसात होती है। एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पे बहुत कम बरसात होती है, जहां पे बहुत कम पानी बरसता है। तो जहां पे बहुत कम बरसात होती है, बहुत कम पानी बरसता है, उसकी जो मिट्टी है वो मोस्टली एल्कलाइन होती है। कैसी होती है? एल्कलाइन सॉइल होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड इवनिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना डी ऑप्शन ट्रू क्यों है? क्योंकि जो एरिड क्लाइमेट होता है ये एल्कलाइन सॉइल वहां पर होती है। क्यों? क्योंकि एरिड क्लाइमेट में पानी कम बरसता है। बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल एसिडिटी रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल सही है। अगर किसी मिट्टी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, मतलब मिट्टी के अंदर एसिड ज्यादा हो जाए तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है।
मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एसिड कम होना मतलब एसिड ज्यादा मात्रा में मिट्टी में नहीं होना चाहिए, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बी, हाई एसिडिटी इन सॉइल इज टिपिकल ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। हाई एसिडिटी का मतलब है कि अगर सॉइल के अंदर ज्यादा एसिड हो गया तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट में मुश्किल हो जाएगी, मिट्टी अच्छी फर्टिलिटी नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पे ट्रू है ये। बचा कौन मेरे भाई, बचा कौन, ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन में गिवन है लाइम। लाइम मतलब समझते हो चूना, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है। तो जब हम चूने को मिट्टी में मिलाते हैं, तो मिट्टी की जो एसिड की मात्रा है वो कम करता है, ये बढ़ाता नहीं है, कम करता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है। जब मिट्टी में हम किसको मिलाते हैं, लाइम को मिलाते हैं, तो मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि फॉल्स पूछा था। ए ऑप्शन क्लियर हो गया। चलो हिंदी वाले देख लो एक बार। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चूना के अनुप्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है, गलत स्टेटमेंट बोला, यही आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। मृदा की उच्च अम्लता मृदा की उच्च अम्लता आर्द्र जलवायु का प्रारूपिक लक्षण है, सही है। मृदा में अम्लता बढ़ते जाने के परिणाम स्वरूप मृदा की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, बिल्कुल सही। क्षारीय मृदा शुष्क जलवायु की विशेषता है, बिल्कुल सही। तो मतलब आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है और फॉल्स आंसर करना था। एक और क्वेश्चन देखिए, द एल्कलाइन मेटल हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, which one of the following alkali metal is expected to have the highest melting point? बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। द एल्कली मेटल हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, जो एल्कली मेटल है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, एल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो यहां पर अगर हम हेलिना, यहां पर देखो ध्यान से, हेलिना का रव से फरियाद, आप ऐसे याद कर सकते हो। ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन को हटा दीजिए आप, बचे क्या यहां से लीना का रब से फरियाद। तो अगर हम यहां पर बात करें, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सॉरी ये एल्कली मेटल है, ये क्या है, एल्कली मेटल है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, याद रख लो, क्योंकि इनका साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आओगे साइज इंक्रीज होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर अगर आप देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लिथियम का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भैया, लिथियम का हो जाएगा। ज्यादा पूछा है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पूछा था भाई देवेश, ज्यादा पूछा था। ठीक है, यहां पर आप देख लो, हिंदी में आपने पढ़ नहीं पाया होगा तो आप एक बार देख ले। यहां पर क्या गिवन है, क्षार धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक अधिकतम होना है। तो यहाँ पे आपसे चार ऑप्शन गिवन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब सबसे ऊपर जो होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। हम थोड़ा गायब हो जाते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना। तो द एल्कली मेटल हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। चलो मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो सबसे ऊपर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और नीचे जैसे आते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम किसको, ए ऑप्शन को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं भाई। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे याद रखना बेकिंग पाउडर की बात हो रही है। मैंने ये 3 बार नाम क्यों लिया, इसके पीछे एक राज है, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। कोई बात नहीं देवेश, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बेकिंग पाउडर से रिलेटेड आंसर करेंगे। जल्दी से देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। बेकिंग पाउडर, हमने बार बार बेकिंग पाउडर का नाम लिया, इसके पीछे एक राज है।
बिल्कुल सही बोला। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग पाउडर की गाइस अगर हम बात करें तो जो बेकिंग सोडा होता है ना, आपने बेकिंग सोडा तो खूब अच्छे से पढ़ा होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है कंपाउंड, ये प्योर है, ये मिक्सचर नहीं है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम इसमें खाने वाला कोई सोडा एसिड मिक्स कर दें, और कौन सा हम एसिड खा सकते हैं? जो माइल्ड एसिड होंगे। माइल्ड एसिड का मतलब होता है जिनको हम इजीली खा सकें, जो वीक एसिड होते हैं। और वीक एसिड आपके कहां पर मिलेंगे? वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे सब्जियों में, जो सब्जियों में वेजिटेबल में जो एसिड्स होते हैं वो सब खाने योग्य एसिड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, इमली में, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। तो इस टाइप के एसिड को हम इसमें मिक्स कर दें, तो हमने बेकिंग सोडा लिया और इसमें हमने कोई माइल्ड एसिड को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसका जो मिक्सचर है ना, ये बनता है जाके बेकिंग पाउडर। इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। अब ऐसा हम करते क्यों है? बेकिंग पाउडर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये कड़वा होता है भाई, ये बेसिक नेचर का है, ये कड़वा होता है बहुत ज्यादा। अगर आपने बेकिंग सोडा को केक के अंदर डाल दिया, केक कड़वी हो जाएगी। अगर आपने बेकिंग सोडा को छोले में डाल दिया, छोले कड़वे हो जाएंगे। अगर बेकिंग सोडा को आपने डायरेक्ट किसमें, ब्रेड में डाल दिया, तो ब्रेड कड़वी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेसिक नेचर है। इसीलिए हम थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, थोड़ा सा खाने योग्य, जो खाने वाला एसिड है, जैसे माइल्ड एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है। तो थोड़ा सा एसिड जब हम इसमें मिला देंगे ना बेकिंग सोडा में, तो ये इसकी जो, इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी। फिर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं इजिली, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट करेक्ट वाला पूछा है ना, नॉट करेक्ट वाला, तो ये ऑप्शन नंबर ए थोड़ी ना होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट फॉर्म बबल इन ए वेट मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। जो बबल होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप बेकिंग पाउडर को गीला करोगे, उसको गर्म करोगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बुलबुले निकलते हैं। इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईस्ट, बिल्कुल सही है, ईस्ट की जगह इसका यूज किया जाता है। ईस्ट का यूज क्यों करते थे? ताकि जो ब्रेड है फूल जाए, ब्रेड फूल जाए, तो ये भी फुलाने का काम करेगा। इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, भैया यही तो गलत है। क्यों नहीं होगा सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो है, इसी का ही मिक्सचर तो कहलाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा गाइस? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हाँ हाँ, सॉल्टी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मीठा भी हो जाता है अगर हम उसमें चीनी डाल दें तो, ठीक है। और आजकल तो एक से एक बेहतरीन ब्रेड बनती है, एकदम टेस्टी। चलिए तो आगे बात करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में देख लें। बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बताइए लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सा इनमें करेक्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ये बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही से करके जाइए। आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, इसमें सेम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। एटीट्यूड किंग जोन, इतना अच्छा तुक्का कैसे लगा देते हो भाई, है इतना अच्छा तुक्का लगाओगे? अभी तो डी ऑप्शन तो दिख भी नहीं रहा तुम्हें, है डी ऑप्शन तो दिख भी नहीं रहा है, बिना दिखे तुमने आंसर कर दिया, क्या मतलब एकदम अंतर्यामी हो आप, हैं चमत्कार कर दिया गुरुजी आपने तो। चलिए, तो यहां पर आपने तो चमत्कार कर दिया, डी ऑप्शन दिख नहीं रहा और आपने आंसर भी कर दिया डी ऑप्शन। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में आयरन सल्फेट गिवन है, तो जो आयरन सल्फेट होता है ये होता है FeSO4। तो जो FeSO4 है ना, इसको हरा कसीस कहते हैं, यानी ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, और इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने? 7 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर गिवन है आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कितने होते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसको हम नीला तोता कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। तो मतलब ये तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट में सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया, ये पिछले का नहीं है, ये इसी का है। अब बी ऑप्शन देखिए, आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट क्रिस्टल हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आयरन सल्फेट की बात करें तो आयरन सल्फेट में देखो 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं,
FeSO4 और इसमें होते हैं 7 वाटर के मॉलिक्यूल। और जो जिंक सल्फेट है ना, इसमें भी 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 7 वाटर के मॉलिक्यूल। जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसको व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट विट्रियोल। याद कर लो इस चीज को, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट ट्रू है। बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा, तो सी भी पढ़ लेते हैं। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गलत हो गया, क्योंकि जिंक सल्फेट में 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब लास्ट और देख लेते हैं। आंसर तो पता चल गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये गलत क्यों है। आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो आयरन सल्फेट में 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं एंड जिंक सल्फेट में 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ईच हैव सेम बोल दिया था तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सब में सेम नहीं होंगे। बताइए आंसर पता चल गया कौन सा होगा। तो अगर हम आयरन सल्फेट की बात करें, इसे हरा कसीस कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, नीला तोता, उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। और जो जिंक सल्फेट क्रिस्टल है उसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसको हम बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, तो इसीलिए आपके बाकी के सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखें, गौर से। आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट में दोनों में 7-7 वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, जिंक सल्फेट की बात कर रहे देवेश। जिंक सल्फेट जो होता है ना, व्हाइट विट्रियोल है, व्हाइट कलर। ठीक है, चले, तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ आ गया ना। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, यानी आज का लेक्चर। तो यहां पर हिंदी में भी देख लो भाई, एक बार हिंदी में देख लो और बस वाइंड अप करते हैं क्लास को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब सही है पूछा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही कथन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टाइम टेबल गिवन है आपका। सभी स्टूडेंट टाइम टेबल देख लें। ये आपका टाइम टेबल है एनडीए का और अग्निवीर एग्जाम का। अग्निवीर एग्जाम इन द सेंस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों की तैयारी हो रही है। एनडीए की तैयारी हो रही है, तो आपका ये टाइम टेबल गिवन है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। ठीक है, सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात को 10 बजे तक चलती हैं भाई। लास्ट में हम ही छोड़ते हैं आपको। ठीक है, और सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे एम्बाइब एप्लीकेशन पर, 3D एनिमेशंस के साथ, AI टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप एक बार एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पर टेक्नोलॉजी का मजा लीजिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस हैं वहां पर, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, चले। और आपको अगर सभी क्लासेस की PDF चाहिए, जितनी हम आपको ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सबकी PDF चाहिए, तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लासेस की PDF वहां पर मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू। और आप सभी से गुजारिश है भाई, क्लास को शेयर करो सभी जगह, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद।